डेरिवेशन हम देखते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। और हम इसको हम कह सकते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली। या हम कह सकते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ लें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, एसी के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चों? जिसमें साइनसोइडल वेव मिलती है हमें, साइन वेव, जो आपका मैक्सिमा मिनिमा पॉजिटिव नेगेटिव शो करता है। ठीक है, और डीसी करंट आपका क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, जो डायरेक्ट वेव मिलती है आपको। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मिलती है, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट मिलती है। और हमारे यहाँ जो एसी और सप्लाई आती है उसमें 220 वोल्टेज हमें मिलते हैं, 220 वोल्ट मिलते हैं एसी सप्लाई में, और 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है हमारे यहाँ। ठीक है, यूएसए में आपको 120 वोल्टेज आपको मिलते हैं और 60 हर्ट्ज़ की आपकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वहाँ पर। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट हैवी करंट होता है डीसी करंट से। डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है, ये एसी आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो यहाँ हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, तो हमने यहाँ एसी सिग्नल दे दिया, और ये आर है आपका, ये एसी सिग्नल है। इसकी इक्वेशन आपकी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम एम्पलीट्यूड वोल्टेज होते हैं और वी नॉट भी आपका एम्पलीट्यूड वोल्टेज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। किसी बुक में आपका वी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर a resistor of resistance R connected in series, या connected to an AC सप्लाई। ठीक है, यहाँ हमने इसको लिख लिया, लेट द अप्लाइड वोल्टेज इज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। V is equal to Vm sin omega t, first equation, Ohm's law, V is equal to IR, second equation, on comparing the equation first and second, we get, दोनों कंपेयर करने पर हमारा क्या निकल कर आया? आई आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से हमने निकाला आई, तो वी एम इज डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी। वी एम बाई आर आपका ओम्स लॉ से आई एम के इक्वल हो गया, आई एम साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई, वेयर आई एम इज इक्वल टू, ये आपका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कहलाएगा या पीक करंट कहलाएगा आपका। ठीक है, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर। तो ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई। ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन थी, ये हमारी करंट की इक्वेशन थी। इसका फेज़र डायग्राम हम देख लेते हैं। फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम में क्या है?
कि हमें इस तरह से एक डायग्राम बनाना पड़ता है जिसमें साइनसोइडल वेव मिलती है वोल्टेज की, ठीक है, और यही आपकी जो है करंट की वेव भी मिल जाती है इस तरह से। ये आपका V, यहाँ से आपका ये IM शो करता है, ये VM शो करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। इसके अपोजिट में हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, इसको मिला देंगे और इसको करंट को भी मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये V दिखाता है, ये आपका I दिखाएगा, ये हमारा फेजर डायग्राम मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस current and voltage both are in same phase, सेम फेज में होते हैं। इसी तरीके से दूसरा डेरिवेशन हम देखते हैं। AC वोल्टेज applied to a कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं। उसमें भी हम इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। ये है कैपेसिटर लगा देते हैं और इसको मिला देते हैं C। लेट अस कंसीडर a capacitor of capacitance C is connected to an AC सप्लाई, ठीक है। यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन भी आपकी VM sin ओमेगा t। इसके बाद हमने यहाँ लिखा लेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन मानी हमने VM sin ओमेगा t। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। रिलेशन हमें रिलेशन पता है, वी हैव Q इज इक्वल टू CV होता है। यहाँ से बच्चों V निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। उसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ठीक है। दोनों को कंपेयर करने पर हमारा क्या निकल कर आएगा, Q बाई C इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा निकल कर आ गया। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू DQ ओवर DT होता है। यहाँ हम ये लिख देंगे, ये इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू हमारा ये निकल कर आ गया, C का मल्टीप्लाई कर देंगे C VM साइन ओमेगा t। Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, तो Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, D ओवर dt C VM साइन ओमेगा t। C VM आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, D ओवर dt साइन ओमेगा t।
साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ओमेगा टी का हो गया 1। तो अब क्या आ गया हमारा, ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ हम इसे चेंज कर लेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, वी एम इज़ डिवाइडेड बाई 1 ओमेगा सी, और इसको चेंज कर देंगे साइन फंक्शन में, ठीक है, साइन में। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, आपको पता है। सेम यही निकल कर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आई इज इक्वल टू वी एम 1 ओमेगा सी और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 भी कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारा वी एम और डिवाइडेड बाई एक्स ही आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, वेयर एक्स ही इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 1 ओमेगा सी। इसका हम नाम देते हैं कैपेसिटिव, इसको जो पुकारा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स के नाम से, ठीक है बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स। यहाँ हम इसकी वैल्यू, ये एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा, कैपेसिटेंस ओनली कैपेसिटिव सर्किट में। तो आई इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी आपका क्या हो जाएगा, आई एम, और साइन π/2 प्लस का साइन ओमेगा टी और π/2। इसके बाद बेटा ये इक्वेशन हमारी निकल कर आ गई, वेयर आई एम इज इक्वल टू कितना हो गया, वी एम इज डिवाइडेड बाई एक्स ही हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका फेज़र डायग्राम हम देख लेते हैं बेटा, फेज़र डायग्राम क्या निकल कर आता है। तो इसका फेज़र डायग्राम हम देखते हैं बेटा, कैपेसिटर का फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम में हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, यहाँ पे जो हम फेज़र डायग्राम में, इसे कैपेसिटर में फेज़र डायग्राम हम देखते हैं, तो हमें इसमें फेज एंगल और साइनसोइडल वेव हमें बनानी पड़ती है बेटा। तो उसको हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम देखिए दिखाते हैं आपको बना के, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि 90 से शुरू होता है, वो इन फेज़ मिलता है 90, तो क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, और ये इस तरह से वेव इसकी दिखाते हैं, शो करते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज शो करता है, ये हमें करंट बताता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसका जो है, इसके बाद हमने ये वोल्टेज को दिखाया है, देखो इसको मिला देते हैं, ठीक। यहाँ हमने करंट दिखाया है, इसको भी हम मिला देते हैं। ये हमारा ओमेगा T1 कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने लिया ओमेगा T1, ये हमारा 90 एंगल, 90, इसे 5 से भी शो कर दें, ठीक है। फेज डिफरेंस जो आ रहा है 90 का आ रहा है, 90। इसको आगे और भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप बनाना चाहे तो आगे भी बना सकते हैं, यहाँ तक बना के आएंगे तब भी ठीक है। ये आपका फेज़र डायग्राम हो गया, ये पाई है बेटा, ये 2 पाई है, और ये ओमेगा टी, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, ये इस तरह से शो कर देते हैं, दिखा देते हैं। ये फेज़र डायग्राम है, इसमें लिखना होता है एक चीज़, पॉइंट लिखते हैं कि कौन इसमें लीड कर रहा है, कौन लैड कर रहा है। तो लिखेंगे करंट सिंस द करंट लीड्स, करंट जो है लीड कर रहा है, एंड द वोल्टेज, वोल्टेज इसमें क्या कर रहा है, बाई अ फेज ऑफ π/2 इन प्योरली
प्योरली सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पर करंट बेटा लीड कर रहा है और वोल्टेज आपका लैग कर रहा है, ठीक है, π/2 से। करंट लीड कर रहा है π/2 से। तो यहाँ तक आपको लिख के आना होता है इसमें। तीसरा हम डेरिवेशन इसमें देखते हैं बेटा, ओनली इंडक्टर वाला सर्किट, ठीक है। इंडक्टर के लिए हम देखते हैं, जब इंडक्टर हम लगाएंगे तो क्या हमें निकल कर आएगा, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं, तो उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर, और हम कह सकते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। ये इसकी हेडिंग हो गई। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। कॉइल ले लेते हैं, कॉइल कनेक्ट करते हैं AC सप्लाई से। ये AC सिग्नल को शो करता है, डायरेक्ट के लिए आपका ये होता है, ये आपका इंडक्टर हो गया। लेट अस कंसीडर an inductor of inductance L is connected to an AC सप्लाई, ठीक है। AC सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया। लेट अप्लाइड EMF या वोल्टेज, क्या इक्वेशन होती है, V = VM sin ωt। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। फिर हम जानते हैं वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है इंडक्टेंस में, V = इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है V = L di/dt होता है, ठीक है। V = L di/dt, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर देंगे, देखते हैं फिर क्या निकल कर आता है। सेकंड इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों का इक्वेट करने पर बेटा क्या निकल कर आएगा, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल हो गए तो L di/dt VM sin ωt, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिएगा, L di = VM sin ωt और dt से मल्टीप्लाई करिए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेटिंग on both sides, integrating on both sides, L है बेटा ये, तो L di और VM sin ωt dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या निकल कर आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो आया था। L तो बाहर ले लेंगे, L कांस्टेंट है यहाँ, I के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ VM आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया sin ωt और dt, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो गया, I हो गया, ठीक है। I निकल कर आ गया ये, और यहाँ VM और sin ωt का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का cos ωt, डिफ्रेंशिएट में प्लस का आता है और इसमें माइनस का आता है, नीचे ला के इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं चेन रूल से, t का हो गया 1, ओमेगा बचा, तो इसको लिख लेंगे L I = -VM/ω और cos ωt। I निकालिएगा तो I निकला तो क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे L का, तो -VM/L cos ωt,
यहाँ आई इज इक्वल टू माइनस का वी एम ओमेगा एल, इसको चेंज कर लेंगे साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी, ऐसे कर लेंगे 90 प्लस थीटा। इसको आगे देखिए, माइनस का वी एम अपॉन डिवाइडेड बाई ओमेगा एल और साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, प्लस थीटा तो उससे भी प्लस में आएगा, बट यहाँ 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा कर देते हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेंगे और ये भी प्लस का आएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों 90 माइनस का थीटा कितना होगा ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, तो वी एम ओमेगा एल और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या बन जाएगा, ओमेगा टी हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का पाई बाई 2, ये बन गया आपका, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये हमारा इतना निकल कर आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आगे समझना है आपको, इसका फेज एंगल वगैरह देखना है, ठीक है, और देखेंगे क्या निकल कर आएगा। तो ये इक्वेशन निकली है ओमेगा एल, ओमेगा एल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल हमारा बराबर होता है वेयर एक्स एल, एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ठीक है। एक्स एल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स कहते हैं एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो यहाँ ये वी एम इज डिवाइडेड बाई एक्स एल भी रख देते हैं हम, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। तो यहाँ हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई, इसकी जगह ये ओम्स लॉ से ये एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो ये हो जाएगा हमारा आई एम, वी अपॉन आर, वी अपॉन एक्स एल आपका आई एम हो जाएगा यहाँ, और ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई साइन के फॉर्म में। तो कॉस में अगर आता है तो हमें इसे साइन में बनाना पड़ता है, तो साइन में हम बना देते हैं बेटा ये। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम और एक्स एल, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसका फेज डायग्राम देख लेते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है बेटा, तो हम डायग्राम बना लेते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए देखिए बेटा, ये हमने वेव इक्वेशन, ये वेव दिखाएंगे। तो वोल्टेज तो आपका जहाँ से शो हो रहा था, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहीं से स्टार्ट करते हैं वोल्टेज को, ठीक है, तीनों केस में। ये आपका करंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से करंट को हम ये ले जाते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से हम दिखाते हैं इसे। ये ओमेगा टी शो करता है, ठीक है, ये वी हो गया, ये आई हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से इसको मिला देंगे जहाँ से ये टर्न हो रहा है, और इसको हम कह देंगे ओमेगा टी वन, ओमेगा टी वन, ठीक है। ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, ठीक है बेटा। इसके बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, वोल्टेज को डॉट डॉट करके दिखा देंगे वोल्टेज को यहाँ से ये, और ये दिखा देंगे हम करंट, ठीक है। ये करंट को दिखा देंगे हम यहाँ से इस तरह से, जहाँ से ये कट कर रहा है यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। ये करंट दिखा दिया, ये आई हो गया, ये वी हो गया। उसके बाद ये आ गया ओमेगा टी 1 ले लेते हैं, और ये हमारा 90 का एंगल हो गया। फाई भी कहते हैं इसे, फेज एंगल, और 90 एंगल दे रखा है यहाँ पे, 90 कह देंगे। तो यहाँ ये निकल कर आ गया आपका, ठीक है बच्चों। इक्वेशन चाहते हैं कुछ लोग इक्वेशन भी लिख देते हैं, तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। आप यहाँ तक करिए, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं इक्वेशन लिख के, कि वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, T1, और इसकी भी दिखा सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, आगे बढ़ा के थोड़ा सा, और ये इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे आई एम साइन ओमेगा टी 1 माइनस का पाई बाई 2, ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक फेजर एंगल बना दिएगा, और इसमें ज़रा सी थ्योरी लिख दिएगा,
और थ्योरी में आप लिखेंगे इस तरह से कि आपका सिंस जो करंट है वो क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है, इन प्योरली, ये हमने इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करी है, तो इंडक्टिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, करंट यहाँ पे लैग करता है बाई 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, और जो वोल्टेज है वो लीड करता है यहाँ पे। बट कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर करंट लीड कर रहा था और वोल्टेज लैग कर रहा था। इसको ध्यान रखना पड़ता है, फेजर डायग्राम बनाने के आना पड़ता है यहाँ पे, और ये सब लिखना पड़ता है। तीनों केस की हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं बेटा LCR की। LCR, तो LCR एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको ज़रा ढंग से देखिएगा LCR को। बच्चों आइए हम LCR की बात करते हैं। LCR का हम डायग्राम बना लेते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन इम्पीडेंस निकालने के लिए आता है, और इस पर बच्चों न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमसे ये आना चाहिए। यहाँ हमने AC सिग्नल लगा दिया, AC सप्लाई। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, इसमें जो मिलता है I और VR दोनों सेम डायरेक्शन में मिलते हैं। इसका डायरेक्शन ये होता है, ये हो गया आपका VC और आपका I है। और इसमें देखते हैं तो इसमें आपका ये आपका VL है और ये आपका I है। इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज लेते हैं वो लेते हैं VR, कैपेसिटेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज लेते हैं VC, इंडक्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज लेते हैं VL। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ थ्योरी लिखेंगे। लेट अस कंसीडर a resistor of resistance R, inductor of inductance L, and capacitor of capacitance C are connected in series to an AC EMF, अल्टरनेटिंग EMF। अब निकालते हैं इसमें एक डायग्राम और देखते हैं इसमें। ये हमारा करंट को शो करता है, यहाँ से यहाँ तक हम VR मानते हैं, और ये हमारा VL को शो करता है, यहाँ से ये हमारा VC को शो करता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो लेते हैं वो लेते हैं, ये लेते हैं हम V। इसको मिला देते हैं, ये हम मानते हैं VL माइनस का VC। ये क्योंकि एक तरह से रेक्टेंगल बनना है तो ये इसके इक्वल हो गया, VL माइनस का VC, ये बराबर हो गया, ये VR है यहाँ से यहाँ तक, तो VR इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने फेज़ एंगल यहाँ ले लिया फाई,
फेज एंगल माना हमने फाई, ठीक है, इसमें इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स, अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे बेटा, बहुत आसान है। रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा वी होगा। तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सपोज करते हैं हम 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनियस होगी 90 के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बेस आपका हो गया ये वी आर। तो यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इजी है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, वी एल माइनस का वी सी का होल स्क्वायर। अब पोटेंशियल अक्रॉस ले लिए थे हमने, ये सबके अक्रॉस ये हमने लिखा था यहाँ, लेकिन हम जानते हैं वी आर हमारा क्या होता है बेटा, वी आर इज इक्वल टू होता है हमारा आई आर, और वी एल हमारा होता है आई एक्स एल बेटा, वी सी हमारा होता है आई एक्स सी। सब वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। तो वी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे आई आर का होल स्क्वायर, वी आर की जगह वी तो हम ऐसे लिखेंगे, ये आई हमने लिखा है वी आर की जगह, ठीक है, वी हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि रिजल्टेंट है, प्लस हमने लगाया वी आर की जगह हमने लिखा आई आर का होल स्क्वायर और वी स्क्वायर एज इट इज़, और वी एल की जगह आपका आ गया आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा तो वी स्क्वायर, इसको स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से आई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर लग जाएगा आई स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक्स एल माइनस का एक्स ही आ गया। इसके बाद देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, तो हमारा v इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और एक्स एल, ये भी स्क्वायर रहेगा, एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आई स्क्वायर निकालने पर हमारा ये बाहर आ जाएगा, v इज इक्वल टू हमारा आई स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, और रूट ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से इसके पेयर करेंगे तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो आई बाहर आ गया, अंदर रह गया हमारा आई स्क्वायर प्लस का एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। v के साथ डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारा v अपॉन आई यहाँ पे इम्पीडेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस ऑफ एल सी आर का जो होगा इम्पीडेंस। तो यहाँ इम्पीडेंस हम किसे लिखेंगे बेटा, z से डिनोट करेंगे इम्पीडेंस को, तो z इज इक्वल टू ये v अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग z के इक्वल हो गया, तो z इज इक्वल टू हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल कर आ गया इम्पीडेंस का फॉर्मूला। यहाँ तक हमें जो है दिखाना पड़ता है इम्पीडेंस निकाल कर, इस फॉर्मूले को याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद देखिए फेज़र है, अगर हमें फेज़ एंगल निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं बेटा, फेज़ एंगल फाई इज़ फेज़ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच का हमने फाई एंगल फेज़ एंगल माना, तो टेन फाई इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं, ये जो हमारा राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ देख लेते हैं टेन फाई हम ले रहे हैं, तो
इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो P अपॉन बी होता है, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे P अपॉन बी, P बाई बी। तो P हमारा क्या हो गया, P हमारा VL माइनस का VL माइनस का VC इज डिवाइडेड बाई VR, ये ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा फेज एंगल। और निकाल लेते हैं इसको बेटा। तो VL हमारा क्या होता है, IXL होता है, और VC हमारा क्या होता है, IXC होता है, इज डिवाइडेड बाई IR होगा। ठीक है, तो यहाँ से tan फाई निकालने के लिए हमें क्या करना है, और देखिए आई कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ गया XL माइनस का XC इज डिवाइडेड बाई IR, आई से आई कैंसिल आउट हो गया। एक फार्मूला हमारा फेज एंगल के टर्म में ये आ गया, XL माइनस का XC इज डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और इसको बना सकते हैं, XL हमारा क्या होता है, हम जानते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और XC बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो tan फेज एंगल हमारा कितना निकल कर आएगा, ये XL हमारा क्या है यहाँ पे ओमेगा L और माइनस का 1 अपॉन ओमेगा C और इज डिवाइडेड बाई R, ये भी हमारा निकल कर आ सकता है, ये फेज एंगल। ठीक है, इसके टर्म में ओमेगा हमें पता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, लीनियर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए फेज़र डायग्राम अगर देखें इसका हम, तो इसमें फेज़र डायग्राम हम बना सकते हैं, बहुत इजी होता है। कुछ हम केस की बात कर लें इसमें, जो केस समझ लेते हैं इसमें। जैसे कि हमने कहा, अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन अगर हमने लगाई, इफ़ अगर ओमेगा L इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C होगा, तो हमारा जो फाई है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जब हमारा ये पॉजिटिव मिल रहा है बच्चों, तो हमारा जो करंट है वो लैग करेगा। ठीक है, ओमेगा L इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो हमारा करंट जो है यहाँ लैग करेगा, करंट लैग करेगा। ठीक है, करंट इज लैग्स, करंट यहाँ लैग करता है। जब हमारा ये पॉजिटिव होता है तो करंट लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज, बिहाइंड द वोल्टेज, बिहाइंड द वोल्टेज इन फेज। बट यहाँ अगर हमने कहा कि ओमेगा C, ओमेगा L, अगर ओमेगा L इज स्मॉलर देन 1 अपॉन ओमेगा C होगा, तो यहाँ जो हमारा फेज एंगल है वो हमारा नेगेटिव होगा बेटा, और यहाँ करंट जो है वो लीड करेगा। करंट क्या करेगा, इसमें करंट लीड करता है हमारा। ठीक है, करंट इज लीड, करंट इज लीड करता है। ठीक है, वोल्टेज से। इन फेज में। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आप सबके। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा, एक केस और समझते हैं हम। अगर हमारा ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, तो यहाँ हम कहते हैं कि हमारा जो एंगल है, जो हमारा फाई एंगल है वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो होगा तो क्या होगा, एट इलेक्ट्रिक रेजोनेंस होगा, एक इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस होगा। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ ये बात समझनी है, वोल्टेज एंड करंट, जैसे हम लिख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। यहाँ वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होंगे। कब होंगे, जब ओमेगा L 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होगा। तो ये तीनों केस की हमने बात कर ली। अब यहाँ फेज डायग्राम की बात कर लेते हैं। जो फेज डायग्राम इसका मिलता है वो सेम कैपेसिटेंस की तरह मिलता है, ऐसा कैपेसिटेंस की तरह काम करता है ये। जैसे कैपेसिटेंस का फेजर डायग्राम मिलता है, ऐसे इसका मिलता है LCR का। ठीक है,
तो ये हमने फेज़ एंगल बना लिया, फेज़र डायग्राम। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया। इसी तरीके से इस तरफ ड्रॉ कर देंगे, हम दिखा देंगे। तो यह हमारा ये वोल्टेज को शो कर रहा है, वोल्टेज को शो कर रहा है ये, और ये हमारा करंट को शो कर रहा है यहाँ पे। ओमेगा T1, ठीक है। ये करंट है, ये वोल्टेज है। ये फेजर डायग्राम हो गया हमारा, ठीक। यहाँ तक आपको जो है करके आना होता है। ये हमारा फेजर डायग्राम है, ठीक है बच्चों, और ये इम्पोर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। ये फार्मूला भी ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे, एट रेजोनेटिंग, अगर हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस पे क्या होता है तो उसे हम देख लेते हैं। रेजोनेंस पे हमने पढ़ा था, रेजोनेंस पे क्या कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी इन सीरीज या एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस या रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, XL बराबर जो है वो XC क्या होता है, XL बराबर XC, और XC क्या होता है 1/ωc होता है। यह हम XL आपका 1/ωc होता है, और XC आपका 1/ωc, ये XL ओमेगा L होता है, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 1/ωRC, और यहाँ लिखेंगे ωRL, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ωR का स्क्वायर, और L को डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे लिए L ले आएंगे तो LC हो गया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा 1/LC एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी के टर्म में हो गया। लीनियर फ्रिक्वेंसी के टर्म में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ओमेगा को चेंज कर लेते हैं, ωR = हो जाता है 2π/r। यहाँ लिख लेंगे 2π/r 1/LC। इसको हम डिवाइड कर देंगे, /r हमारा कितना आ गया 1/2π और LC एट रेजोनेंस इन लीनियर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। रेजोनेंस पे और समझ लेते हैं, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है। जब हमारा ये बराबर होता है तो इम्पीडेंस का हमारा फार्मूला होता है R² + XL माइनस का XC का होल स्क्वायर, और ये XL = XC बराबर होता है, तो यहाँ रख देंगे R² + XL माइनस का XL रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0, कट के 0 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या निकल कर आ गया R², तो यहाँ निकालेंगे तो R = Z आ गया। इम्पीडेंस = रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है एट रेजोनेंस, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक हमें करके आना होता है LCR पे। LCR पे क्वेश्चन भी देखेंगे अभी हम।